हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए फिज़िक्स लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला दर्पण सूत्र कराने जा रहे हैं। आप लोग दर्पण के चिन्ह परिपाटी को पढ़ चुके हैं और इसलिए हम उसके आगे कंटिन्यू किए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर नहीं पढ़ा होगा दर्पण का जो भी चिन्ह परिपाटी होता है तो उसको हम एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं, बता देते हैं और उसके बाद इस डेरिवेशन को समझाते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बोल सकते हैं, मैं उसको बना दूंगा। ठीक है, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले नाराज़ ना हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए भी इसी मिरर फार्मूला का डेरिवेशन लेकर के आ जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जहाँ पर चिन्ह परिपाटी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बता देंगे। अभी कुछ इसके जो टर्म्स होते हैं फिजिक्स में मिरर से रिलेटेड, जैसे कि एक पोल वर्ड आता है, पोल यानी दर्पण का ध्रुव, एक मुख्य अक्ष आता है, मुख्य फोकस आता है, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब चीज़ें आती है। तो ये बेसिक टर्म्स है, ये टर्म्स आना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, किस तरह से इसका इमेज बनेगा। और हम इसमें जो दर्पण का जो सूत्र कराने जा रहे हैं वो है अवतल दर्पण लेकर के इसका डेरिवेशन कराया है। उत्तल दर्पण में भी होता है लेकिन अवतल का मैंने कराया है। अभी मैं अवतल का करा देता हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो उत्तल दर्पण का भी करा दूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक हमने दर्पण ले लिया है M1 M2, ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ध्रुव जो है वो P है, यहाँ पर ध्रुव P लिखा हुआ है। C दर्पण का वक्रता केंद्र, F दर्पण का फोकस है। वस्तु को वक्रता केंद्र से पहले B पोजीशन पे रखा गया है। वस्तु का नाम हमने AB दे दिया है। वस्तु का क्या नाम है? AB। तो AB पर वस्तु रखी गई है और इस वस्तु का जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है कि कम से कम दो रेज यहाँ पर मिलना चाहिए। एक रेज जो है ना, एक किरण हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराया है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण पास कराया है, और दूसरा किरण जो है इसके वक्रता केंद्र से पास कराया है। हम लोगों को मालूम है कि जब कोई किरण वक्रता मुख्य अक्ष से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो AB वस्तु है, यहाँ से हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण पास किए हैं और वो कहाँ से होकर के जा रही है? वो फोकस से होकर के जा रही है। जब तक दो किरण आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक वस्तु का इमेज नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक किरण हमने यहाँ से पास कराया मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि फोकस से पास होकर के गई है, और दूसरा हमने पास कराया इसके वक्रता केंद्र से। और जो वक्रता केंद्र से जाती है तो वो किरण क्या होता है, परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से लौट जाती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि जो फोकस से होकर के परावर्तित किरण है और जो वक्रता केंद्र से किरण होकर गई है वो जो परावर्तित हुई है, ये दोनों किरणें कहाँ पर आके मिल रही हैं? A' पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जहाँ पर ये किरणें इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, हम चाहें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण इसके पोल से भी पास करा सकते थे। तो ये पोल से जो किरण जाती है तो उसके लिए रूल हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी किरण पोल के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ, उतना ही कोण बनाते हुए वो रिटर्न भी चली जाती है। यानी यहाँ पर अगर कहीं पर इधर पोल है, अगर ये इतना कोण बना रही है, यहाँ पर ये आपतित किरण है, तो ये उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिटर्न भी हो जाती है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए सेम एंगल पे। तो हम यहाँ से भी रेज पास करा सकते थे, लेकिन हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो किरण का आपस में, दो परावर्तित किरण का इंटरसेक्शन जरूरी है, इसलिए यहाँ पर
दो किरणों के प्रतिच्छेद हमारे पास इसी दो से रेज से मिल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रख दिया। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी दर्पण हो चाहे लेंस हो, वहाँ पर अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी प्रतिबिंब का बनना जब भी हम लोग बताते हैं, तो दो तीन चीज़ क्या क्या चीज़ होती है। एक तो होता है कि वस्तु कहाँ रखी गई है, यानी वस्तु की स्थिति या उसका पोजीशन। फिर वस्तु का पोजीशन या स्थिति जानने के बाद होता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है और कैसा बन रहा है, यानी नेचर ऑफ द इमेज, यानी उसकी प्रकृति। तो हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से पहले रखा गया है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है बिटवीन C एंड F, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त हो रहा है। और ये कैसा बन रहा है, यहाँ पर इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है उल्टा, A डैश B डैश, यानी इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। वास्तविक कब कहा जाता है, जब क्या होता है कि जो दोनों हमारी किरणें होती है, दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, रियल होगा। लेकिन अगर डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, यानी कि अगर वस्तु जो होती है वो वास्तव में उस पॉइंट पर नहीं मीट करती है, नहीं मिलती है, तो वहाँ पर हम लोग उसको प्रोड्यूस्ड करके आगे की ओर बढ़ा करके डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ हमने देखा कि वस्तु इस तरह से रखी गई है A डैश A B, और इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वहाँ पर ये नेचर उसका जो होगा वो उल्टा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वास्तविक बन रहा है, तो प्रतिबिंब का नेचर कैसा है, उल्टा। ये नेचर पूरा हम लोग बताएंगे, प्रकृति बताएंगे कि वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। अब क्या किया गया कि यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का कुछ प्रमेय भी जानना होता है। मैथमेटिक्स का, जैसे इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC लिया है और दूसरा ट्रायंगल हमने A डैश B डैश C लिया है। ये क्या किया है, दो त्रिभुज को, यानी दो ट्रायंगल को आपस में समरूप दिखाया है। समरूप का कंडीशन जो हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी किसी त्रिभुज का अगर कोई भी दो कोण आपस में इक्वल हो जाए तो वो सिमिलरिटी यानी कि समरूप की कंडीशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर यही काम किया है कि एक बार हमने त्रिभुज ले लिया है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, और दूसरी बार हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है A डैश B डैश C, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और दूसरा ले लिया है A डैश B डैश C, यानी एक बार जहां पर ये हमने देखा कि एक बार जहां पर ये वस्तु रखी गई है उसके द्वारा C पर जो त्रिभुज बन रहा है उसको लिया, और एक बार जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है उस जगह और C के बीच का कोण लिया। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कोण, ये वाला जो कोण है C के पास A डैश C B डैश, और यहाँ पर ACB, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल हो गया। दूसरा चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, और A डैश B डैश भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण ABC इक्वल टू है A डैश B डैश C के, यहाँ पर 90 डिग्री, और दूसरा हमने बता दिया कि ACB इक्वल टू है A डैश C B डैश के सम्मुख कोण। और इस तरह से हमने दिखा दिया कि त्रिभुज हमारा ABC समरूप हो गया A डैश B डैश C के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसको लिख दिया बाई AA समरूपता या AA सिमिलरिटी, यानी इसको हम लोग AA समरूपता इसको बोलते हैं, कोण कोण समरूपता से इसको हमने दिखा दिया। क्या चीज़, इसको दिखा दिया कि ये समरूप हो गया। अब हम लोग मैथमेटिक्स में ये चीज़ जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं समानुपाती होती हैं। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो यहाँ पे क्या किया गया है, हमने इस ट्रायंगल यानी राइट एंगल को फॉर्म करने वाली साइड्स AB और BC को लिया है,
तो ए बी अपॉन बी सी लिख दिया, और यहाँ पर बी डैश पॉइंट पर जो राइट एंगल बना रहा है यानी समकोण बना रहा है 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है, वहां पर ए डैश बी डैश सी ले लिया, तो ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो इसमें ए बी अपॉन, इसमें का लिया ए बी और यहां का लिया ए डैश बी डैश, ये आपस में क्या हो, इसमें जैसे ए बी अपॉन हमने यहाँ बी सी लिखा है, ए बी अपॉन बी सी, तो यहाँ ए डैश बी डैश और अपॉन बी डैश सी लिख लिया यहां पे, या इसी चीज को इधर ए बी लिखा तो इधर लिख दिया ए डैश बी डैश, फिर इसमें बी सी लिखा तो इधर बी डैश सी लिख दिया। ये आपस में इनका रेशियो इक्वल हो गया और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। यही समझने वाली चीज है, इसी को हमको समझना है कि ये कहां से आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा त्रिभुज लेना है, एक बार हमको जो हमारे पास पॉइंट एफ दिख रहा है, ये पॉइंट एफ, तो ए डैश बी डैश एफ, यहां पर भी एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, और फिर बन रहा है एल एम एफ। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ एफ के इस साइड जो कोण बन रहा है और इधर जो कोण बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये भी आपस में बराबर, और साथ में यहाँ बी डैश पे ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये कोण और इसमें का ये कोण, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह से ये हम लिख लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, तथा दूसरा त्रिभुज हमारा एल एम एफ, ये भी आपस में समरूप हो जाएंगे, और समरूप होने के कारण इसमें क्या होगा, फिर से वही बात लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, ए डैश बी डैश, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है, या समरूप, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, समरूप का जो सिंबल होता है यानी कि ये एल एम एफ। ठीक है, तो इसमें हमने ये क्या लिख दिया, इधर हमने लिया ए डैश बी डैश, तो यहां पर हमने लंब ले लिया एल एम, फिर इधर अगर हमने बी डैश एफ लिया, बी डैश एफ, इस वाले त्रिभुज में क्या लिया, बी डैश एफ, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, एम एफ, बी डैश एफ लेंगे तो इधर आएगा एम एफ, तो यहां एम एफ लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एल एम को यहां पर जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ ए डैश बी डैश जो है ना डिनोमिनेटर में है, कहां पर है, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में है, जबकि इधर कहां पर है, अंश में। हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, यानी व्युत्क्रम कर लिया, एल एम अपॉन ए डैश बी डैश लिख लिया, तो इधर एम एफ अपॉन बी डैश एफ हो गया। चित्र से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ए बी है और एल एम है, ये एक ही रेक्टेंगल के या एक ही आयत के क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। तो आयत या रेक्टेंगल की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ए बी इक्वल टू एल एम हो जाएगा। तो यहाँ पर एल एम की जगह पर हमने यहाँ पर ए बी लिख दिया, एल एम की जगह पर ए बी लिख दिया। अब हमारे पास इक्वेशन सेकंड किस तरह से आ गया, ये आ गया ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एम एफ अपॉन बी डैश एफ। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, यहां से इक्वेशन फर्स्ट, इसमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, इसमें भी हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों में क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, सेम है। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या सेम है, उस केसेस में राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बी सी अपॉन बी डैश सी और इसका जो है एम एफ अपॉन बी डैश एफ, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से इक्वल हो जाएगा। तब मैंने यहाँ पर बी सी अपॉन बी डैश सी लिख दिया है और इधर एम एफ अपॉन बी डैश एफ लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन आती है कि जैसे ही अगर ये दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, देन द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P यानी L,
एल से जो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। मैंने बताया कि अगर दर्पण का द्वारक क्या हो, दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा हो तो उस केसेस में एल से जो एम पॉइंट पे लंब डाला जा रहा है वो ये यहाँ पर होगा, यहाँ डालते डालते ये चीज एम पॉइंट पी के पास आ जाएगा। एम पॉइंट कहाँ चला जाएगा, पी के पास, यानी एम और पी दोनों पॉइंट जो होगा एक दूसरे से कंसाइड करेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। उस केसेज में जो इस फिगर में हमने एम एफ डिस्टेंस लिया है, एम एफ उसके बदले पी एफ डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पूरा नोट्स ध्यान से पढ़िए, वीडियो देखिए, समझिए, नहीं आता बताइए। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु एम पी के बहुत समीप होगा, इसलिए एम एफ इक्वल टू पी एफ लिख सकते हैं। और तब मैंने क्या किया, इस एम एफ की जगह पी एफ लिख दिया, और पी एफ लिखने के बाद यहाँ बी सी ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी, और यहाँ पी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब हमने क्या किया, यही बात समझने वाली है बी सी, यानी हमें क्या करना है कि ये जो डिस्टेंसेस हम लोग निकाले हैं बी सी अपॉन बी डैश सी या पी एफ अपॉन बी डैश एफ, इसकी वैल्यू हमको किस फॉर्म में होना चाहिए कि u होता है, v होता है और क्या होता है, f होता है। यानी किसी दर्पण में पोल से वस्तु तक की दूरी u, पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी v, पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, r लिखते हैं, और पोल से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सब टर्म्स हमको पता होना चाहिए, और इसी के टर्म्स में क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो आइए रखते हैं। देखिए यहाँ पर BC फिगर में देखते हैं BC कहाँ लिखा हुआ है। फिगर में BC पॉइंट हमारा ये है, यानी ये है वक्रता केंद्र और ये है B पॉइंट। अब यहाँ से सभी दूरियां हमको पोल से ही लेना होता है, तो अगर ध्यान दें तो BC हमारे पास कोई भी नॉन डिस्टेंस नहीं होता है, यानी U, V और F के टर्म्स में कुछ भी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो हम क्या करेंगे कि, लेकिन हमको ये पता है कि P से B तक की डिस्टेंस, यानी पोल से या ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है वो क्या होता है, U होता है। साइन कन्वेंशन के साथ जब लिखते हैं इसको, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब लिखा जाता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस का u होता है। तो यानी b से p तक की डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं माइनस u, बट हमें क्या लिखना था, bc। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दो pb डिस्टेंस है, pb में से अगर pc को माइनस कर दिया जाए तो bc निकल जाएगी। ये टोटल लेंथ है, टोटल में से इतना कट कर दिया जाए, यानी pc को कट कर दिया जाए तो bc निकल जाएगा। तो मैंने यही काम किया है कि यहाँ pb माइनस pc लिख दिया है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा हमारा डिस्टेंस है b डैश सी, यानी ये है b डैश और ये है b डैश सी। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस हमें u, v और f के टर्म्स में नहीं होता है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर जो पोल है यानी ध्रुव है, ध्रुव से C तक की डिस्टेंस हमें मालूम होता है कि ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम PC जो डिस्टेंस है PC में से PB डैश को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें PB डैश भी मालूम होता है कि ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को P से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, तो इसलिए रख लेंगे। तो हम PC माइनस PB डैश कर दिए, यहाँ पर PC माइनस PB डैश, किसके बदले लिखा, B डैश C के बदले PC माइनस PB डैश लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है PF। तो PF तो हमें पता है, PF क्या होता है, यानी ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, यानी फोकस दूरी कहलाती है। तो उसके डिस्टेंस में कुछ सोचना ही नहीं है, तो PF के जगह हम लोग PF ही लिख देंगे। अब बचता है B डैश F बचता है। फिर यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि B डैश F के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम PB डिस्टेंस में से PF को माइनस कर दें, PB डैश में से PF को माइनस कर दे तो B डैश F निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ PB डैश माइनस PF कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर
दर्पण के चिन्ह परिपाटी के अनुसार पीबी, पीसी, पीएफ इन सभी डिस्टेंसेस की वैल्यू को यानी सभी दूरियों को उनके साइन के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब देखते हैं कैसे लिखा। अभी जैसे मैंने बताया था कि दर्पण के ध्रुव से ही सभी दूरियां ली जाती हैं और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग माइनस यू के साथ यानी साइन कन्वेंशन के साथ जब लिखेंगे तो माइनस यू लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माइनस यू लिख दिया। P से B तक की डिस्टेंस को माइनस यू लिख दिया यहाँ पर, PB की जगह माइनस यू। सिमिलरली यहाँ आ रहा है एक टर्म PC, PC यानी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वो होती है हमारा वक्रता त्रिज्या यानी माइनस R। ठीक है, सभी दूरियां पोल से ली जाती है, पोल से बाईं साइड की डिस्टेंस ऋणात्मक होती है, इसलिए इधर की दूरी माइनस लिया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा रेखा गणित में कि उसमें क्या होता है, सभी दूरियां दर्पण के सभी दूरियां हम लोग ओरिजिन या मूल बिंदु से मापते हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, मूल बिंदु वाई अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और वाई अक्ष के नीचे की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। सेम कंडीशन इसमें है, पोल से बाईं ओर की दूरी सभी ऋणात्मक ही लेना है, लेकिन दाईं ओर की दूरी होती तो धनात्मक। और सभी दूरियां हम लोग मुख्य अक्ष के सापेक्ष, लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर निगेटिव, सेम वही साइन चिन्ह होता है, साइन चिन्ह परिपाटी होता है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है पीबी डैश। पीबी डैश, बी डैश इज द पॉइंट, यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर वस्तु का इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है उसको माइनस v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और बाईं ओर होने के कारण इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं यानी माइनस f लिखते हैं। अब ये सभी चिन्ह के साथ साथ हम दूरियां जान गए कि कहां पर क्या रखना है। अब ये जो हमारा इक्वेशन थर्ड है इसमें पीबी के जगह पर हम माइनस यू रख दिए, माइनस यू, पीसी के जगह माइनस आर रख दिए, फिर यहाँ पीसी है माइनस आर रख लिया, माइनस साइन यहाँ पर है माइनस लगाया, और पीबी डैश की वैल्यू माइनस वी निकाले है तो इसको भी माइनस वी लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पीएफ के जगह माइनस एफ, पीबी डैश के जगह माइनस वी, माइनस फिर पीएफ के जगह माइनस एफ, ये सब रख लिया और तब उसको हम लोगों ने ओपन किया ब्रैकेट को, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस का आर और इधर माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी और माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या किया, इस r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, r माइनस यू, r प्लस का था तो पहले लिख लिया यहाँ पे प्लस का, और u को बाद में लिख लिया तो r माइनस यू, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यानी इसमें इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको हम v माइनस एफ माइनस वी लिख लेंगे इक्वल टू, यहाँ पर क्या है माइनस एफ है, माइनस एफ फिर रहने दिया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर प्लस वी न लिख करके हमने v माइनस आर लिख के कर लिया, और ब्रैकेट को ओपन किया, आर से एफ में किया आर एफ, आर से वी में किया माइनस आर वी, यू से एफ में किया माइनस यू एफ, माइनस यू में माइनस वी से किया माइनस माइनस हो गया है प्लस यू एफ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एफ वी या वी एफ माइनस माइनस प्लस एफ आर या आर एफ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आर एफ प्लस का है, इधर भी आर एफ प्लस का है, इक्वेशन है, इधर प्लस इधर भी प्लस, ये कैंसिल कर देंगे, या तो लेफ्ट में लाते तो माइनस होता तो कैंसिल, या तो इसको उधर ले जाते माइनस होता तो कैंसिल। आर भी यहाँ पर बचा, कोई भी टर्म यहाँ यू वी एफ के अलावा आर में है ही नहीं, तो हमने क्या किया, आर की वैल्यू जो होता है हम लोग जानते हैं कि जो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, या जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसलिए यहाँ पर आर की जगह पर 2f लिख दिया, तो ये माइनस का 2f माइनस यू एफ प्लस यू वी और प्लस का वी एफ, यानी ये माइनस वाला जो वी एफ का टर्म है राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट में लाया, उधर बच गया 0। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि माइनस 2vf यहाँ पर है, माइनस का 2vf और यहां पर भी है एक vf, तो एक माइनस का एक प्लस का है, बड़ा 2 होता है, 2 में से 1 vf को माइनस करेंगे तो माइनस का fv बचेगा, लिख लिए है, ठीक है। ये माइनस है v, ये माइनस uf है, इसको रहने दिया, ये जो प्लस का uv है ना इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, माइनस का uv हो गया।
अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले करके इसमें से माइनस कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस है वो कट कर दिया। अब यहाँ बच गया VF प्लस UF इक्वल टू UV, VF प्लस UF इक्वल टू UV। अब हमें तो लाना है भाई दर्पण फार्मूला। अब दर्पण फार्मूला लाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर UVF से दोनों ओर भाग कर दिया, डिवाइड किया। यानी जो UVF है, UVF यहाँ इसमें भी डिवाइड किया, UVF से इसमें भी डिवाइड किया सेकेंड टर्म में भी, और UVF से राइट हैंड साइड में भी किया। क्योंकि हम लोग इक्वेशन में जानते हैं कि जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में भी होता है, तो इसलिए इसको भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, VF से VF कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया, कोई टर्म ऊपर नहीं दिख रहा है तो 1 हुआ, यानी 1/u हो गया। UF से UF कैंसिल हो गया, यहाँ V बच रहा है तो यहाँ बच गया 1/v इक्वल टू, यहाँ UV से UV कैंसिल हुआ, कुछ नहीं यहाँ दिख रहा है तो 1 हो गया, यानी कि ये 1/f। ये जो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, यही हमारा क्या होता है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हो सके तो कमेंट में आप हमको बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल बताइए। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हम कभी कभार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आजकल थोड़ा सा स्कूल की व्यस्तता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम जो है हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो 1 महीने से वीडियो नहीं लेके आ पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल निराश ना होइए, हम सभी सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ, फिजिक्स के लिए स्पेशली, और छोटे क्लास के बच्चे भी हमारे चैनल बहुत सारे सब्सक्राइब किए हैं, क्लास देखे हैं कि 4th 5th का भी बच्चा किया है, 6th का भी किया है, 8th भी हम लगभग नहीं के बराबर ही पढ़ाते फिर भी सब्सक्राइब किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर है कोई भी नाराज़ ना हो, सबके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर के बनाते रहेंगे, और उम्मीद है कि हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। बस आप लोगों की थोड़ा सा सहयोग चाहिए कि आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, घर में जो भी हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि हम आपके साथ मोबाइल पर भी मोबाइल से आपके यूट्यूब चैनल